हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता था, आप सभी ज्यामिति के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे पिछली कुछ क्लासेज में। इस क्लास में भी हम ज्यामिति से ही रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पिछली क्लास के रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में आपने त्रिभुजों के प्रकार पढ़े थे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे। अब वो दो तरह से पढ़े थे। एक तो आपने कोणों के आधार पर पढ़े थे, तो वो तीन प्रकार थे। कौन कौन से? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ये इसके बाद आपने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज पढ़े थे, जहां आपने यहां भी तीन टाइप पढ़े थे: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो पिछली क्लास में आपने मोटा मोटी त्रिभुजों के बारे में ही सीखा था कि त्रिभुज कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हम लास्ट क्लास में सभी पिछली क्लासेज में करते आए हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। क्वेश्चन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर देंगे। कोई भी कमेंट में आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि यदि त्रिभुज के तीन कोणों का माप 50 डिग्री, 50 डिग्री तथा 80 डिग्री है, तो हमें उस त्रिभुज का प्रकार बताना है। ये बताना है कि वो कौन से प्रकार का त्रिभुज होगा। अब उसके लिए आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए अच्छा, कोणों के आधार पर है, ये ध्यान रखना है। यहां दे कोण रखे हैं, लेकिन नीचे शायद अलग टाइप का दे रखा है। थोड़ा तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, अगर मैं कोणों के आधार पर बात करूं तो ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, लेकिन वो तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। न्यून कोण क्यों हो जाएगा? क्योंकि तीनों ही कोण इसके न्यून कोण है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन वो तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। फिर दूसरा प्रकार कौन सा हो सकता है? वो सभी को ऑप्शन पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर देना स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए, अगर सभी बच्चे आंसर करते हैं तो मुझे भी पता चलता है कि कितनों के समझ में आया है और कितनों को समझ में नहीं आया। ठीक है, फिर मैं उस क्वेश्चन को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे काफी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है, बहुत बढ़िया। ऐसा करते हैं, लास्ट के 15 सेकंड वेट करते हैं। 15 सेकंड्स आर रिमेनिंग। तो 15 सेकंड्स में हम देखेंगे कि अगर आप आंसर कर पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। 15 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। 15 सेकंड से अब केवल 10 सेकंड बचे हैं। अब केवल 10 सेकंड बचे हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। केवल 10 सेकंड बचे, जल्दी से। एक दो बच्चे अभी भी बचे हुए जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 10 सेकंड्स बचे, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैंने ये तो आपको बता दिया था कि त्रिभुज के तीन कोण क्या है, 50 डिग्री, 50 डिग्री, 50 डिग्री। तीनों ही क्या है? एक्यूट एंगल है, या फिर क्या है? न्यून कोण है। ठीक है, अगर तीनों न्यून कोण है तो हम ये कह सकते हैं एक तो कि ये न्यून कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। लेकिन ऑप्शंस में ऐसा कहीं भी कुछ दे नहीं रखा है। ठीक है, ऐसा ऑप्शंस में कहीं कुछ दे नहीं रखा है, इसलिए ये तो सही नहीं हो सकता। तो फिर क्या आंसर हो सकता है इसका? अगर मैं वापस से एंगल्स को देखूं, एंगल्स को यदि मैं देखूं तो दो एंगल इक्वल हैं। अगर तीनों एंगल इक्वल हो, तीनों एंगल्स या तीनों कोण बराबर हो, तो वो समबाहु त्रिभुज होता है। इसी तरह से यदि कोई भी दो कोण बराबर हो तो फिर वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये आपको लोकेश सर ने बताया भी होगा। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हो या फिर कोई भी दो कोण बराबर हो। ठीक है, ऐसी समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसकी या तो तीनों भुजाएं बराबर हो या फिर तीनों कोण बराबर हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो समबाहु त्रिभुज होगा, और अगर कोई भी दो भुजाएं या फिर दो कोण बराबर हैं तो वो समद्विबाहु होगा। तो यहाँ ये दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यही इसका आंसर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सभी को समझ में आया क्या? कमेंट में बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के पहले कॉन्सेप्ट पर।
ये बताइए, ये समझ में आया आपके? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर ये आपके समझ में आया है तो चलिए अब हम आज के पहले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, जिसमें हम माध्यका के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज की माध्यका आखिरकार होती क्या है। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, इसके बारे में पढ़ेंगे कि मीडियन क्या होती है, माध्यका क्या होती है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए, त्रिभुज के किसी शीर्ष से, ठीक है, किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड है वो त्रिभुज की माध्यका कहलाता है। फिर से बोल देता हूं मैं, त्रिभुज के यदि किसी शीर्ष से यदि मैं सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाऊं तो जो वो रेखाखंड मिलेगा वो माध्यका कहलाएगा। अच्छा, ये तो होगी डेफिनेशन। अभी आप बोलोगे कि सर हमें तो अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम डायग्राम से समझेंगे। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, इसको मैं सही से बना लेता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हो गया एक त्रिभुज हमारा। अब आप ये बताइए, इस त्रिभुज के कितने शीर्ष हैं? ये मैंने पढ़ाया था, जल्दी से बताइए कमेंट में लिख के, त्रिभुज के कितने शीर्ष हैं? इस त्रिभुज के कितने शीर्ष हैं, जल्दी से बताइए। सभी बच्चे बताएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कि इस त्रिभुज के तीन शीर्ष है। मैं उन तीनों का नाम दे देता हूं। मान लो ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, त्रिभुज के तीन शीर्ष हैं। अब अब मैं क्या करता हूं कि मान लो जो त्रिभुज ये क्यू आर है, वो क्यू आर वाली ये भुजा है, इसका ये वाला एक मध्य बिंदु है। ये क्या है? ये मध्य बिंदु है, जिसको मैं नाम दे देता हूं, मान लो एम। आप कुछ भी दे सकते हो नाम। ठीक है, अभी कमेंट कोई नहीं करेगा, अभी कमेंट कोई भी नहीं करेगा। मैंने क्या किया है, मैंने क्यू आर को नापा। अच्छा, मैंने कैसे निकाला? मान लो मैंने क्यू आर को नापा, कैसे नाप सकता हूं? मैंने पैमाने की हेल्प से नापा, और इसका जो आदि है, इसका जो बिल्कुल मध्य बिंदु होगा, ठीक है, मान लो इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो एम कहाँ आएगा? इधर से 2 सेंटीमीटर होगा, ये 2 होगा, और इधर से भी 2 सेंटीमीटर होगा। मध्य बिंदु मतलब समझ में आ गया कि क्यू से भी उतनी दूर है जितना आर से है, एम, तो वो उसका मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? जो कि है त्रिभुज की माध्यका। अब माध्यका क्या कहती है? आप फिर से इसमें पढ़ोगे कि त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, अब मान लो मैंने त्रिभुज का शीर्ष लिया है पी, और इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? इसकी सम्मुख भुजा हम देख सकते हैं, इसकी सम्मुख भुजा है ये, कौन सी? क्यू आर, ये इसके सम्मुख भुजा है। अच्छा, अगर ये इसकी सम्मुख भुजा है तो इस मध्य बिंदु से इस सम्मुख भुजा को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा, मतलब यदि मैं इस शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को इस तरह से मिला दूं, ठीक है, अगर मैंने ये इसको इस तरह से मिला दिया तो ये जो ब्लू कलर का रेखाखंड होगा, इसका नाम बताइए क्या होगा? इसका नाम सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। इस रेखाखंड का नाम क्या होगा जो मैंने इस शीर्ष से डाला है ये, और ये एम पे जाके मिला है? इस रेखाखंड का नाम क्या होगा, जल्दी से बताइए। ये तो बहुत ही आसान है, आप इस चित्र में से देख के बता सकते हो कि इसका नाम क्या होगा। रेखाखंड का नाम, जैसे ए बी होता है, बी सी होता है, सी डी होता है, इस तरह से बताना है सभी को। बहुत बढ़िया, पीएम होगा। तो पीएम इस त्रिभुज की एक माध्यका हो जाएगी। पीएम क्या हो जाएगी? इस त्रिभुज की एक माध्यका हो जाएगी। अब ये माध्यका क्यों है? ठीक है, अब ये माध्यका क्यों है मैं हम फिर से समझेंगे। माध्यका क्या होती है कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, तो मान लो मैंने इस शीर्ष की बात की है, इस शीर्ष से इससे इसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जो मिलाने वाला रेखाखंड है वो इसकी माध्यका कहलाती है। ठीक है, इसकी माध्यका कहलाती है। बहुत बढ़िया, अगर आपको ये समझ में आया है, ठीक है, मैं इस वाले को इरेज कर देता हूं। ये मैंने इरेज कर दिया है। ठीक है, ये इसकी माध्यका कहलाती है। ठीक है, अब आप में से काफी को ये डाउट आ रहा होगा कि सर आपने पी से ही क्यों लिया, हम तो क्यू से लेंगे। चलिए क्यू से लेते हैं। तो क्यू से लेने के लिए हमें पहले सामने वाली, क्यू के सामने वाली भुजा कौन सी है? पी आर। अब हमें पी आर का पहले मध्य बिंदु पता होना चाहिए। तो मान लो पी आर का ये मध्य बिंदु है, जिसका नाम मैंने एन दे दिया। ठीक है, अब क्यू से एन को जो मिलाने वाली रेखाखंड होगी वो क्या होगी? वो इसकी
दूसरी माध्यका होगी। वो क्या होगी इसकी, क्यू एन भी एक इसकी दूसरी माध्यका होगी इस त्रिभुज की। क्यू एन क्या है, ये भी एक मीडियन है। मीडियन का होता है मतलब माध्यका है। ठीक है, अब इस तरह से आप बता सकते हो कि कितनी माध्यका बन सकती है इस त्रिभुज में। जल्दी से बताइए कि इस त्रिभुज में कितनी माध्यका बन सकती हैं। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिख के। दो तो मैंने बना के बता दी, अब क्या इसमें कोई और भी बन सकती है क्या? अगर हाँ तो फिर टोटल कितनी हो जाएंगी वो आपको बताना है। इस त्रिभुज में कितनी माध्यका बन सकती है? राहुल सैनी जी, आप एक बार लिखोगे तो भी मेरे समझ में आ जाएगा, आप इतनी बार नहीं लिखो। बहुत बढ़िया, इस त्रिभुज में तीन माध्यका होंगी। अब वो कौन से शीर्ष से होगी, तीसरी माध्यका कौन से शीर्ष से स्टार्ट होगी, जल्दी से बताइए। तीसरी माध्यका कौन से शीर्ष से स्टार्ट होगी, ये बता सकता है कोई? बिल्कुल सही बात है, आर से स्टार्ट होगी, बिल्कुल सही बात है। तो यदि मैं इस मैं पी क्यू का मध्य बिंदु इसको मान लू ओ, ये है ओ, तो ओ और आर को मिलाने वाली जो रेखा होगी, ओ और आर को मिलाने वाली जो रेखा होगी, वो क्या हो जाएगी, इसकी तीसरी माध्यका हो जाएगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ओ आर भी इसकी माध्यका होगी। बिल्कुल सही बात है, सभी का आंसर एकदम सही है। तो यहां से हम क्या सीखे, यहां से सबसे पहले तो हम ये सीखे कि कोई भी जो माध्यका होती है वो क्या होती है, किसी भी शीर्ष से, त्रिभुज के, त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो उसकी माध्यका कहलाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज क्या सीखी कि किसी भी त्रिभुज में अधिकतम तीन माध्यका होती है। किसी भी त्रिभुज में अधिकतम तीन माध्यका होती है। ठीक है, अब मैंने अगर आपको ये बताया, ठीक है, मान लो, अब इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, माध्यका का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो जो पीएम है, पीएम इसकी एक माध्यका है। अगर क्यू एम दो है, अगर क्यू एम दो है तो एम आर बताइए, एम आर का मान बताइए ये कितना होगा। अगर क्यू एम दो है तो एम आर का मान बताइए कितना होगा, जल्दी से। दो, इसमें कुछ भी मान लो, 2 सेंटीमीटर मान लो, चलिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो एम आर कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत ही बढ़िया, एम आर भी दो होगा। क्यों? क्योंकि जो माध्यिका है वो मध्य बिंदु पर ही मिलती है, इसलिए ये जो एम आर है वो भी 2 सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल सही बात है सभी की कि ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सभी को समझ में आया कि माध्यिका क्या होती है? सभी को समझ में आया माध्यिका क्या होती है? यस और नो जल्दी से बताइए। माध्यिका क्या होती है कि किसी भी शीर्ष से यदि हम सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दें, मध्य बिंदु, यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मध्य बिंदु से को मिला रहे हैं इसलिए उसको माध्यिका कहते हैं। मिड पॉइंट को मिला रहे हैं इसलिए हम उसको मीडियन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, हिंट ये है, जब भी माध्यिका की बात हो मतलब मध्य बिंदु को मिलाना है। बहुत बढ़िया, अगर ये आपको समझ में आया है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां से आप देख सकते हो कि इस त्रिभुज में तीन माध्यिका हैं, कौन कौन सी? एक तो हो गई ए ई, ठीक है, एक क्या हो गई, एक हो गई सी डी, और तीसरी हो गई बी एफ। ठीक है, या फिर एफ बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख लो आप, एफ बी हो गई। तीन माध्यिका हो गई, ये सभी को समझ में आ ही गया था। अच्छा, देखिए इसका मतलब क्या है, एक यहां डंडा है ये वाला और एक यहां है। इसका मतलब ये है कि जितनी दूरी है, जितनी दूरी सी से लेके ई तक की, मतलब सी और ई के बीच में जितनी दूरी है उतनी ही दूरी ई से लेके बी तक है। इसका मतलब ये है। इसी तरह से ए से लेके डी तक जितनी दूरी है उतनी ही दूरी डी से लेके बी तक है। ये कैसे पता चला? क्योंकि यहां भी दो डंडे बने हुए हैं और यहां भी। इसका मतलब इन दोनों की दूरियां बराबर हैं। इसी तरह से इन दोनों की भी देख सकते हैं, यहां भी तीन डंडे हैं, यहां भी तीन डंडे, मतलब ये वाली जो दूरी है यहां से लेके यहां तक, वही दूरी यहां से लेके यहां तक की होगी। ठीक है, ये हम माध्यिका के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज की यदि हम कोई भी एक माध्यिका बनाए, वो त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ये आपको याद रखना है कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। और दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए अगर ऐसा है, बराबर हिस्सों का क्या मतलब है कि ये जो ए है वो इसकी माध्यिका है। क्यों?
क्योंकि ये वाली सी और ई बराबर है ई और बी के। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये दो बराबर हिस्सों से क्या मतलब था कि ये वाला जो त्रिभुज है, ये जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, बराबर का मतलब है कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है, वो इसके साथ वाले जो दूसरा त्रिभुज बना है इसके बराबर होगा। ठीक है, बराबर का मतलब क्या है कि उसका क्षेत्रफल बराबर होंगे दोनों के। ये जो त्रिभुज ए बी ई है, त्रिभुज ए बी ई, ये ब्लू वाला जो मैंने हाईलाइट किया है उसका ए सी ई, सॉरी ए बी ई ये वाला है रेड वाला और ए सी ई ये वाला है, इन दोनों का एरिया बराबर होगा। तो अब यहां से एक और नई चीज हमने क्या सीखी कि कोई भी जो माध्यिका है वो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, जो दो नए त्रिभुज मिलेंगे हमें, जो दोनों का क्षेत्रफल होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें यह पता है कि प्रत्येक त्रिभुज की तीन माध्यिका होती हैं और इन तीनों माध्यिकाओं का जो ये प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, ये वाला जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं, जो इनका ये प्रतिच्छेदी बिंदु है वो केंद्रक कहलाता है। सेंट्रोइड कहते हैं इंग्लिश में हम इसको, ये आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्रक क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वो सेंट्रोइड या केंद्रक कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आया कि केंद्रक क्या होता है? ये समझ में आया क्या कि केंद्रक क्या होता है? जल्दी से बताइए कमेंट में। किसी भी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाएगा? वो केंद्रक कहलाता है। ठीक है, अब चलिए हम ना जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि माध्यिका क्या होती है, वो सबको समझ में आ गया। किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती हैं, दूसरा ये। तीसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि किसी भी त्रिभुज की जो एक माध्यिका है वो इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या है कि जो नए दो त्रिभुज बनते हैं दोनों का क्षेत्रफल या फिर एरिया बराबर होता है। सबसे लास्ट में और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जो तीनों माध्यिकाओं का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेदी बिंदु है, वो इस त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। ध्यान रखना है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल कहलाता है वो। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपके और कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 52। आंसर सभी को पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या है कि यदि क्यू एस बराबर एस टी है तो निम्न में से कौन सी त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका है? देखो ये को बहुत ही आसान सवाल है, ये ना किसी का गलत नहीं होना चाहिए। टाइम ले लो, जल्दबाजी नहीं करनी, लेकिन गलत किसी का नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है ये, गलत नहीं होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर देना स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। और अभी तक जितने बच्चों ने दिया है ना उनका तो आंसर सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों का आंसर सही होगा जब वो आंसर करेंगे। जल्दबाजी कोई किसी को नहीं करनी, आराम से टाइम लीजिए, चारों ऑप्शंस को चेक कीजिए, फिर देखिए कौन सा आंसर सही होगा। जल्दबाजी, मैं फिर से बोल रहा हूं, जल्दबाजी किसी को नहीं करनी, टाइम है आपके पास, लेकिन सही होना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और अभी तक जितनों ने आंसर किया है ना सबका सही है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन आपको पता ही है, हमें दे रखा है कि क्यू एस बराबर एस टी, तो हमें यह बताना था कि त्रिभुज की माध्यिका कौन सी है। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे? अच्छा, अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया, अभी दो तीन बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। अभी दो तीन बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चे आंसर करेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, इसलिए सभी बच्चे आंसर करें। बहुत बढ़िया, हाँ इस बार अब आंसर करने लगे हैं बच्चे। लास्ट 10 सेकंड है, देखिए अब ये बहुत ही आसान था ना, तो 10 सेकंड और है, जल्दी से आंसर कीजिए। अभी हैं दो तीन बच्चे अभी भी जिन्होंने आंसर नहीं किया है, अभी भी हैं। 10 सेकंड और हैं, केवल 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। केवल 10 सेकंड बचे हैं आपके पास, लास्ट 5 सेकंड। 5 सेकंड और बचे, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमें ये दे रखा है कि क्यू एस बराबर एस टी, यानी कि जो क्यू एस की ये वाली जो लंबाई है यहां से लेके यहां तक की,
वो एस और टी के बीच में जो दूरी है इसके बराबर होगा, मतलब क्यू एस बराबर एस टी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो एस है, जो ये बिंदु एस है, वो क्यू टी का मध्य बिंदु हो गया। ये क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। अच्छा, जैसे ही आप मध्य बिंदु देखो किसी भी त्रिभुज में, तो तुरंत आपको माध्य का याद आनी चाहिए कि अगर मध्य बिंदु है तो यहां माध्य का बन सकती है। चलिए कैसे बनेगी माध्य का, कि यदि मैं मध्य बिंदु को इसके सम्मुख शीर्ष से मिला दूं, सम्मुख शीर्ष क्या हो गया इसका पी, तो ये जो पी एस हो जाएगी वो इसकी एक माध्य का हो जाएगी। पी एस क्या होगी, इसकी एक माध्य का हो जाएगी। ठीक है, हमें इसमें बस एक ही माध्यिका दे रखी है और हमसे माध्यिका पूछे कि क्या होगी। तो चलिए हम देखते हैं, पी की होगी, बिल्कुल नहीं। पीएस होगी, हाँ जी बिल्कुल, पीएस इसकी एक माध्यिका होगी। क्यूटी नहीं, क्यूटी तो इसकी एक भुजा है, वो तो माध्यिका नहीं होगी। इसी तरह पीटी, पीटी भी इसकी एक भुजा है, वो माध्यिका नहीं होगी। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा एकदम सही आंसर है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा, इसका आंसर भी, हाँ अच्छी चीज क्या थी, इस पिछले क्वेश्चन में सभी बच्चों का एकदम सही आंसर था। तो इसका मतलब आपको समझ में तो आया है कि माध्यिका क्या होती है। चलिए अब हम एक और अलग टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53। सभी को आंसर कहां देना है, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है कि यदि, ध्यान से सुनना है, यदि एसपी माध्यिका इस त्रिभुज की, एसपी है माध्यिका, तथा पी वाई 5 सेंटीमीटर है, तो आपको यू वाई बताना है। यहां कंफ्यूज हो सकते हो आप, आपको यू वाई बताना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, समझ लो कि क्या पूछा है, तब आंसर करना है। क्योंकि अगर एक बार गलत आंसर कर दिया तो सही करने का मौका नहीं मिलता। सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे, जल्दबाजी किसी को नहीं करनी। 10 जल्दबाजी सेंटीमीटर। किसी का कोई डाउट है क्या? सुशील के नाम से जो बच्चा, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। सुशील के नाम से जो भी बच्चा है, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने फिर से बोला है कि आप जल्दबाजी में गलत आंसर दे रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका गलत किया है कुछ बच्चों ने आंसर। यू वाई पूछा है आपसे, यू वाई क्या होगा। आप देखिए यू वाई क्या है, तब आपको बताना है कि यू वाई होगा क्या। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं इस क्वेश्चन को, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों को समझ में आया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, क्योंकि ये भी आसान सवाल है, तो 10 सेकंड और वेट करते हैं। लास्ट 10 सेकंड बचे, जल्दी से आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट 10 सेकंड और बचे, अभी भी 2 या 3 बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। लास्ट 10 सेकंड और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड बचे आपके, 5 सेकंड लास्ट, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, समय समाप्त। अभी चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें ना काफी मिला जुला आंसर आया है, हालांकि ज्यादातर बच्चों का सही था, बट फिर भी सभी बच्चों का सही नहीं था। अब चलिए देखते हैं कि कहाँ डाउट आया है आपको। हमें क्या बताया कि एसपी माध्यिका है, अच्छा एसपी बना लेते हैं, ये इसकी एक माध्यिका है। अच्छा, अगर ये इसकी एक माध्यिका है तो मैं ये कह सकता हूं कि यूपी या पी यू, कुछ भी बोल लो इसको, ये वाली लाइन और पी वाई ये वाली, ये दोनों बराबर होंगी, यानी कि ये जितनी होगी उतनी ही ये भी होगी। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि पी वाई 5 है, पी वाई मतलब ये हरी वाली है वो 5 है। तो अगर पी वाई 5 है तो यूपी भी या पी यू भी तो 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी तो ऐसा ही है। चलिए फिर हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा यू वाई कितनी होगी। अब यू वाई क्या है, तो यू वाई तो हमें क्लियर दिख रहा है कि इसकी टोटल लंबाई है। यू वाई तो इसकी टोटल लंबाई है जो इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर हो जाएगी यू वाई, और 5 और 5, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब यू वाई कितना आया, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखते हैं, 15 सेंटीमीटर नहीं, 5 सेंटीमीटर नहीं, 10 सेंटीमीटर हाँ, चौथा क्या, 10 मीटर, तो 10 मीटर नहीं 10 सेंटीमीटर है, मीटर है, या इसलिए ये गलत होगा। ये सभी को समझ में आया क्या, क्योंकि इसमें ना काफी बच्चों ने गलत किया था। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे ये समझ में आया।
अगर किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि ये कुछ बच्चों ने गलत किया था, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया, मतलब माध्यिका समझ में आ गई ना आपको कि माध्यिका क्या होती है, वो दो हिस्सों में कैसे बांटती है किसी भी त्रिभुज को। जो नए त्रिभुज होते हैं वो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। जल्दी से बताइए कमेंट में कि ये आपको समझ में आ गया माध्यिका का कॉन्सेप्ट, यस और नो, जल्दी से बताइए। माध्यिका का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? हाँ, आ गया ना, बहुत ही बढ़िया। अगर ये आपको समझ में आया है तो अब हम शीर्ष लंब पढ़ते हैं। देखो माध्यिका हम सीख चुके हैं कि माध्यिका क्या होती है, अब हम शीर्ष लंब पढ़ते हैं, या एल्टीट्यूड कहते हैं जिसको इंग्लिश में, एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं कि एल्टीट्यूड आखिरकार क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शीर्ष लंब को ध्यान से समझना है। देखिए इनमें ना बहुत ही बारीक सा अंतर होता है, अगर आप इसको भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। माध्य याद कैसे रखना, माध्य का मतलब मध्य बिंदु को मिलाती है, और शीर्ष लंब मतलब शीर्ष लंब को समझ लेते हैं। हाँ जी, अमित लाखेरा जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अमित लाखेरा जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ बहुत बढ़िया। शीर्ष लंब क्या होता है, देखिए कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष को, ध्यान रखना, यहां भी शीर्ष की बात हो रही है, माध्यिका में भी शीर्ष की बात की थी, उसके सामने वाली भुजा से 90 डिग्री के कोण पर मिलाने वाले रेखाखंड को, यहां मध्य बिंदु पर नहीं मिल रहा है, ध्यान रखो, सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु नहीं है, सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, उस तरह के रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब आपको होगा कि सर अभी तो हमें कंफ्यूजन है, आप एक चित्र बना के बताइए, डायग्राम बना के बताइए। तो अब आप इसका डायग्राम देखिए, मान लो ये है त्रिभुज एबीसी। ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज एबीसी है। अब हमें क्या करना है, इसके एक शीर्ष से, मान लो शीर्ष ए से डालते हैं, उसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का मतलब एक लंब डालना है। ठीक है, अगर मैंने शीर्ष ए से लंब डाल दिया, लंब कैसे पता चलेगा, कि जब मैं इसको सामने वाली भुजा पर मिलाऊं तो ये वाला कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ये वाला या ये वाला, दोनों ही 90 डिग्री के होने चाहिए। ठीक है, दोनों यदि ये 90 डिग्री के हैं तो हम ये बोलेंगे कि जो ये एडी है वो क्या होगा, वो शीर्ष लंब होगा, वो क्या होगा, शीर्ष लंब होगा। अच्छा, अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि सर अब इन दोनों में अंतर क्या है, माध्यिका और शीर्ष लंब में अंतर क्या है, माध्यिका भी तो कुछ ऐसी ही थी, तो आपको अंतर समझना है। देखिए अंतर कैसे समझोगे, कि यदि इसका बीसी का मध्य बिंदु मान लो यहां है जो कि है एफ। ठीक है, अब यदि मैं ए को एफ से मिलाऊं तो जो ए एफ है वो माध्यिका होगी, क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु से ये इस केस में मिल रहा है, ये वाली माध्यिका होगी। माध्यिका क्यों है, क्योंकि एफ मध्य बिंदु है और इसको मध्य बिंदु से मिला रहे हैं, लेकिन ये यहां आके मिल रही है। अब ये जरूरी नहीं है कि मध्य बिंदु हो, जो डी है वो जरूरी नहीं है मध्य बिंदु हो, लेकिन यह एक चीज जरूरी है कि जैसे डी पे मिलाया तो ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का बना था, ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का बना था, इसलिए एडी यहां शीर्ष लंब हो जाएगा। एडी क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब हो जाएगा। 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री तो है, मैं फिर से इरेज कर देता हूं, ये तो 90 डिग्री है ना, ये वाला समकोण बन तो रहा है। माध्यिका में नहीं है सर। हाँ जी, माध्यिका में नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि माध्यिका में कभी नहीं हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, माध्यिका में भी 90 डिग्री हो सकता है। अच्छा, अगर माध्यिका में 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो फिर तो माध्यिका और शीर्ष लंब एक ही हो जाएंगे, फिर तो अलग अलग रहेगा ही नहीं ना कुछ, क्योंकि माध्यिका भी वही होगी और शीर्ष लंब भी वही होगा। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, पहले आप शीर्ष लंब समझ लीजिए। शीर्ष लंब क्या है, कि किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर यदि मैं एक लंब डालूं, मतलब ऐसी एक लाइन खींचूं जो कि 90 डिग्री का कोण बनाए, उसे हम लंब कहते हैं। ये वाली जो भुजा है इसको हम लंब कहेंगे। लंब क्यों कहेंगे, क्योंकि ये वाली भुजा सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो एडी क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा शीर्ष लंब। ठीक है, एडी हो गया यहां से शीर्ष लंब। अच्छा, जिस तरह माध्यिका 3 होती है, इसी तरह शीर्ष लंब भी 3 होंगे। क्यों, क्योंकि ये तो इस वाले शीर्ष से हुआ है, इसी तरह शीर्ष बी से और शीर्ष डी से भी हम बना सकते हैं,
जब हमने शीर्ष बी से बनाया तो मान लो ये 90 डिग्री का कोण है ये वाला, और ये ई पे जाके मिल रहा है, तो इसकी दूसरी जो शीर्ष लंब है वो हो गया बीई, ये इसका दूसरा शीर्ष लंब हो गया। इसी तरह इसके हम तीसरे शीर्ष लंब की बात करें, तो तीसरे शीर्ष लंब का नाम बताइए, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिख के। एक तो हो गया एडी, दूसरा हो गया बीई, और तीसरे का नाम बताइए जल्दी से, सभी कमेंट में लिख के बताएंगे क्या होगा। इस त्रिभुज के तीसरे शीर्ष लंब का नाम क्या होगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी हाँ बता, सभी का आंसर एकदम सही है कि जो सी एफ है, ये वाली जो भुजा है, वो इसका तीसरा शीर्ष लंब होगी, सी एफ। अब इसको सी एफ कह लो या एफ सी कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, सी एफ कह लो या एफ सी कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों ही इस त्रिभुज के क्या होंगे, शीर्ष लंब। ठीक है, ये तीनों क्या होंगे इस त्रिभुज के शीर्ष लंब। अभी तक हमने क्या सीखा, पहले माध्य का सीखी, अभी हमने शीर्ष लंब सीखा। ठीक है, हाँ। अब आपको ये तो मैंने बता ही दिया कि प्रत्येक त्रिभुज में कितने तीन शीर्ष लंब होते हैं, और हमने तीनों को यहां से पहचानना भी सीख लिया। ठीक है, प्रत्येक उसमें हमने तीन शीर्ष लंब होते हैं, तीनों को पहचानना भी सीख लिया। कौन कौन से हैं, एक तो एडी है, एक बीई है, और एक सी एफ है, ये तीनों इसके शीर्ष लंब हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अभी हमने माध्यिका पढ़ी थी, शीर्ष लंब पढ़ा था, अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहले ये बताओ, आपको शीर्ष लंब समझ में आया, शीर्ष लंब समझ में आया, शीर्ष लंब और माध्यिका में अंतर समझ में आया ना, ये बताइए। देखो आपको याद भी कैसे रखना है, दोनों के नाम से ही स्पष्ट है, माध्यिका मतलब मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। ठीक है, हिंट कैसे होगा, माध्यिका मतलब मध्य बिंदु। इसी तरह शीर्ष लंब मतलब लंब आ रहा है ना यहाँ, मतलब सामने वाली भुजा पर लंब डालिए, मतलब एक ऐसी लाइन खींचिए जो कि 90 डिग्री का कोण बनाए, उसे हम लंब कहते हैं। हाँ, अगर ये समझ में आ गया तो चलिए हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यदि किसी भी समकोण त्रिभुज में आपसे बात करूं, तो इस त्रिभुज का आप लंब बता सकते हो क्या, इस त्रिभुज का लंब बताइए कौन सी भुजा है, त्रिभुज एबीसी में लंब बताइए कौन सी भुजा है, कमेंट में लिख के बताएंगे सभी बच्चे, त्रिभुज एबीसी में लंब कौन सी भुजा है। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे कि त्रिभुज एबीसी में लंब कौन सी भुजा है। सभी बच्चे बताएंगे, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। लंब कौन सी भुजा है, ये तो समकोण त्रिभुज है ना, इसके आधार पर हम ये जानते हैं कि ये भुजा लंब होती है, ये भुजा आधार होती है, और ये जो तीसरी भुजा है इसको हम कर्ण कहते हैं। तो लंब हो गई यहां से हमारी ए बी। ठीक है, लंब हो गई यहां से ए बी। अच्छा, ये तो लंब हो गई, अगर मैं बिंदु ए से शीर्ष लंब खींचना चाहूं तो कैसे होगा, तो भी तुम्हें सामने वाली भुजा पर एक ऐसी लाइन खींचूंगा ना जो 90 डिग्री का कोण बनाए, और जो भुजा ए बी है वो तो ऐसी भुजा है ना, ये तो यहां बना ही रही है। ठीक है, जो भुजा ए बी है वो भी तो 90 डिग्री का ही कोण बना रही है, सामने वाली भुजा पर, कौन सी भुजा पर, ये जो भुजा बीसी है इस पर, ये इसकी सामने वाली भुजा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हो गया कि इस केस में यही इसका लंब है और यही शीर्ष लंब हो जाएगा। शीर्ष लंब क्यों होगा, क्योंकि शीर्ष लंब की डेफिनेशन भी तो यही है ना, इसका लंब भी ए बी है और शीर्ष लंब भी ए बी है। मतलब समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है वही उसका शीर्ष लंब होता है। जनरली करते क्या है हम, कि कोई एक नॉर्मल त्रिभुज होता है, समकोण के अलावा कोई दूसरा त्रिभुज होता है, तो उसका जो शीर्ष लंब है वो इसकी अलग भुजा होती है, लेकिन समकोण त्रिभुज में जो उसका लंब है वही उसका शीर्ष लंब होता है। ये आया समझ में, वही इसका शीर्ष लंब होता है। बताइए, ये आया कि समकोण त्रिभुज में जो उसका परपेंडिकुलर होता है, जो उसका परपेंडिकुलर होता है वही उसका एल्टीट्यूड भी होता है। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे समझ में आया या नहीं। अभी तक केवल 2 ही बच्चों ने बताया है, 3 बच्चों ने बताया, सभी बताएंगे लिख के आया या नहीं। अच्छा, नहीं आए तो भी नो लिख सकते हो आप, ऐसा नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर ये सभी को समझ में आया है। हाँ, सुमन जांगरा के नाम से जो बच्चा है, आप ना बार बार हैंड रेज कर रहे हो, आपका कोई डाउट है क्या? नो सर, गलती से हो गया। कोई बात नहीं,
ठीक है, मैं अब ज्योति म्यूट कर दीदी लीजिए, के म्यूट कर लीजिए आप। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आपको सीड स्लम समझ में आया है तो चलिए हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखो ये तो हम सीख चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए ध्यान क्या रखना है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर क्या है, समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो यदि मैं समबाहु त्रिभुज में, ध्यान रखना है आपको, यदि मैं समबाहु त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालूं, जैसे ये लंब डाला मैंने जो कि बिंदु एम पर मिल रहा है, तो ये जो लंब है वो इसके मध्य बिंदु पर जाके ही मिलता है। मतलब एम इसका मध्य बिंदु भी है और ये लंब भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मध्य बिंदु है तो ये हो गई माध्यिका, ठीक है, तो ये हो गई माध्यिका। और अगर ये इसका लंब है तो ये भुजा हो गई इसकी शीर्ष लंब। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसमें माध्यिका और शीर्ष लंब एक सेम ही भुजा होती है। वही भुजा उसकी माध्यिका कहलाती है, वही भुजा उसकी शीर्ष लंब कहलाती है। आया समझ में? ये केवल समबाहु त्रिभुज के लिए लागू होता है, ध्यान रखेंगे, केवल समबाहु त्रिभुज में होता है ये। समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब भी वही होता है और माध्यिका भी वही होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये मान लो क्या है ही, ये समबाहु त्रिभुज है ही, पी क्यू आर समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है वो इसकी शीर्ष लंब भी होगी और माध्यिका भी होगी। अच्छा, क्या एक ही होता है या फिर तीनों के साथ ऐसा होता है? तीनों के साथ ऐसा होता है। यदि मैं इसकी दूसरी माध्यिका बनाना चाहूं तो वो इसकी शीर्ष लंब भी होगी, वो इसकी क्या होगी, मतलब ये वाला जो कोण है वो 90 भी होगा। और मान लो क्यू एन मान लेते हैं इसको, तो जो क्यू एन है वो इसकी माध्यिका भी होगी और शीर्ष लंब भी होगा। इसी तरह से यदि आप शीर्ष आर से भी खींचना चाहो एक माध्यिका, तो वो भी इसकी शीर्ष लंब भी होगी और माध्यिका भी होगी। ये आपको समझ में आया? समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है वही उसकी माध्यिका होती है। समझ में आया? जल्दी से बताइए, ये समबाहु त्रिभुज में होता है लेकिन, ठीक है। सभी बच्चे बताएंगे ये समझ में आया क्या? अच्छा, आप बी क्या बता रहे हो? विजय खन्ना के नाम से जो बच्चा आपने बी लिखा है। सर जी दोबारा से समझा दो। दोबारा से समझा देता हूं। मैंने ये बोला कि समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में यदि मैं एक शीर्ष लंब डालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा कि इस बिंदु से सम्मुख भुजा पर एक लंब डालूंगा जो कि एम पर जाके मिल रहा है, ठीक है। अगर मैंने लंब डाला है तो ये शीर्ष लंब है, ठीक है, ये शीर्ष लंब है। लेकिन जब मैंने इसकी माध्यिका भी बनानी चाहिए ना, तो मैंने देखा कि एम जो है वो इसका मध्य बिंदु ही निकला। वो क्या निकला? इसका मध्य बिंदु। अगर ये इसका मध्य बिंदु भी है तो मैं ये कहूंगा कि ये वाली जो भुजा है वो इसकी माध्यिका भी होगी। वो क्या होगी? इसकी माध्यिका भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये एम है वो मध्य बिंदु भी है, और सम्मुख भुजा पर जब सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं किसी शीर्ष से तो वो उसकी माध्यिका कहलाती है। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब भी वही भुजा होती है और माध्यिका भी वही भुजा होती है। एक ही भुजा है या एक ही ऐसा रेखाखंड है, ये शीर्ष लंब भी होगा और माध्यिका भी होगी, ठीक है। यही, अब ऐसा यहां तो केवल एक ही बना रखा है, इसी तरह से आप दूसरी बना सकते हो, यहां से लेके यहां तक जो इसमें लंब डालो तो ये भी इसका मध्य बिंदु होगा, पी आर का एन। तो इसका मतलब जो क्यू एन है वो शीर्ष लंब भी होगी और माध्यिका भी होगी। अभी बताइए आपको समझ में आया क्या? हाँ आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनका आंसर आप सभी को देना है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 आंसर सभी को पोल सेक्शन में जाके देना। देखिए इन क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां कंफ्यूज हो सकते हो, यहां कंफ्यूज हो सकते हो। यहां शीर्ष लंब पूछा है आपसे कि शीर्ष लंब कौन सा होगा, यहां कंफ्यूज हो सकते हो और आप आंसर गलत कर सकते हो। शीर्ष लंब में क्या ध्यान रखना है वो आपको यहां अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है
कि शीर्ष लंब का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपने वो याद रखा है तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी तक बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया आपने, और आपका आंसर सही भी है। हाँ जी, सुशील के नाम से जो भी बच्चा है, हमें कमेंट में आंसर नहीं करना था, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। आप आगे से याद रखोगे, कभी भी कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करोगे। जब मैं पोल में आंसर के लिए बोलूं तो केवल पोल में ही आंसर देना है। सुशील के नाम से जो भी बच्चा है, आप ध्यान रखना है आपको। हाँ, पोल सेक्शन में जाके आंसर कीजिए, क्योंकि कमेंट में जो भी आप आंसर देते हो वो रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन जो पोल में आंसर देते हो सभी आंसर्स रिकॉर्ड होते हैं। हुसैन खान जी, आप क्या लिखना चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, और अच्छी बात यह है कि सभी का आंसर एकदम सही है। सभी का आंसर एकदम सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। चलिए 10 सेकंड और वेट करते हैं, लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आप आंसर कीजिए। 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 10 सेकंड हैं आपके पास। 5 सेकंड बचे, लास्ट 5 सेकंड, जल्दी से आंसर कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू एस में कौन सा एक शीर्ष लंब है। ठीक है, अब शीर्ष लंब क्या होता है कि किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर यदि मैं एक लंब डालू, लंब का मतलब एक ऐसी लाइन खींचू जो कि सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए। तो जब मैं एस से स्टार्ट करता हूं, कि यदि मैं एस से खींचता हूं जो कि एस यू है, लेकिन यहां ये कौन सा कोण बना रही है वो मुझे नहीं पता, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां 90 डिग्री का कोण बनना जरूरी है, तो एस से तो यहाँ कोई भी शीर्ष लंब नहीं बन रहा। क्यू से देखते हैं। क्यू से जब मैंने इस वाली लाइन को देखा तो ये टी पे आके मिल रही है। ठीक है, क्यू से जब मैंने इस वाली लाइन को देखा तो ये टी पे आके मिल रही है। अगर ये टी पे आके मिल रही है तो यहां भी कोई कोण नहीं दे रखा मुझे कि ये कितने डिग्री का कोण है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू से भी मैं नहीं बता सकता कि ये क्या शीर्ष लंब है या नहीं। लेकिन जब मैंने पी से खींचा, एक सामने वाली भुजा पर एक जब ये लाइन खींची, तो ये वाला यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। 90 डिग्री का कोण बन गया तो पी आर जो है वो शीर्ष लंब हो जाएगा। पी आर क्या है? शीर्ष लंब हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन क्या है? सेम है यहां भी क्वेश्चन। यहां भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं फिर से बता रहा हूं। यहां आपको बताना है त्रिभुज एस वी डब्ल्यू में शीर्ष लंब। किसमें बताना है? एस वी डब्ल्यू में शीर्ष लंब बताना है। यहां ये कंफ्यूज हो सकते हो आप। ठीक है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, और एक बच्चे ने जिसने आंसर किया अभी तक वो उनका गलत है आंसर, वो शायद कंफ्यूज हो गए हैं। आपको ध्यान रखना है, वापस से शीर्ष लंब की परिभाषा को याद कीजिए। अगर आपको याद आ जाएगी तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। किसी को भी कमेंट में नहीं लिखना, पहला तो ये, किसी को भी कमेंट में नहीं करना, सभी को पोल सेक्शन में जाना, ना बोल के बताना है। पोल सेक्शन में जाके आंसर देना है सभी को। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे आंसर देना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ बच्चों ने गलत आंसर किया है। चलिए हम डिस्कस करेंगे वैसे कि कहां आपने गलती की है, ताकि आप मेन एग्जाम जब हो तो वहां जाके कंफ्यूज ना हो। शीर्ष लंब की बात कर रहे हैं हम यहाँ, कि शीर्ष लंब होता क्या है आखिरकार। अगर आपको वो पता है तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अभी कुछ बच्चे और बचे हैं जिनको आंसर करना है। हम अभी थोड़ी देर और वेट करते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ी देर और वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी किसी को भी नहीं करनी है।
जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करनी है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर भी चुके हैं। देखिए अगर आपने इसमें जल्दबाजी की तो आपका आंसर गलत होने के चांस काफी हैं। ठीक है, हाँ इसमें ना काफी बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब आपको ये क्वेश्चन ना ध्यान से समझना है सभी को। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं हम, 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 10 सेकंड्स और हैं, अभी भी 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन ये भी आसान है, बस आप कंफ्यूज हो गए हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप कंफ्यूज हो गए हैं। 10 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 सेकंड्स और बचे हैं। 5 सेकंड्स आर रिमेनिंग। 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें काफी बच्चे कहां कंफ्यूज हुए वो मैं बता देता हूं। हमें एसवीडब्ल्यू में बताना था, तो एसवीडब्ल्यू का शीर्ष देख लेते हैं। एक तो ये हो गया शीर्ष, एक ये हो गया वी, ठीक है, और एक हो गया डब्ल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि जो शीर्ष लंब है वो या तो एस से स्टार्ट होना चाहिए, या वी से स्टार्ट होना चाहिए, या वो डब्ल्यू से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब एस से जो स्टार्ट हुआ है ये वाला, वो आगे जाकर लंब नहीं बना रहा, मतलब ये 90 डिग्री का कोण नहीं है, ये 90 डिग्री का कोण नहीं है। इसका मतलब एस एक्स तो नहीं है, एस एक्स तो इसका शीर्ष लंब नहीं होगा। ठीक है, एस से हमने चेक कर लिया। अब हम डब्लू से चेक करते हैं कि क्या डब्लू से कोई शीर्ष डब्लू से कोई भुजा ऐसी जा रही है जो सामने वाले पर लंब हो। तो डब्लू से तो कोई भुजा जा ही नहीं रही, तो डब्लू भी कैंसिल हो जाएगा। तो एस से भी नहीं हुआ, डब्लू से भी नहीं हुआ, इसका मतलब वी से होना चाहिए। तो क्या वी से कोई ऐसी भुजा जा रही है, चलिए देखते हैं। तो बिल्कुल वी से ये वाली जो भुजा है वो जा रही है, और किस तरह से है कि ये सामने वाले पर लंब भी है। यहां क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये लंब भी है। इसका मतलब जो वी आर है, जो वी आर है वो इसका शीर्ष लंब होगा। हमने कैसे चेक किया, हमने तीनों शीर्षों से चेक किया, पहले एस से चेक किया, फिर डब्ल्यू से चेक किया, फिर वी से चेक किया। तो एस से भी हमें नहीं मिला, डब्ल्यू से भी नहीं मिला, लेकिन वी से हमें एक शीर्ष लंब मिल गया, वी आर। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन कहां हुआ है वो मैं बता देता हूं। काफी बच्चों ने वाई टी बोला है, मतलब ये वाली जो भुजा है, आपको लगेगा कि सर ये भी तो लंब है, लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है कि ये ना वाई, ये इस त्रिभुज का शीर्ष नहीं है। शीर्ष क्या होता है, जहां भी दो भुजाएं आके मिलती हैं। त्रिभुज की दो भुजाएं कहां मिल रही है, एक तो बिंदु एस पर मिल रही है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, और एक बिंदु डब्ल्यू पर मिल रही है, ये भुजा और ये भुजा। इसी तरह एक वी पर मिल रही है, ये भुजा और ये वाली भुजा। ठीक है, वाई अगर देखोगे तो वाई इस त्रिभुज का शीर्ष है ही नहीं, तो अगर उससे लंब जा भी रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये वाला जो समकोण था वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, और आप कंफ्यूज हो भी गए। ठीक है, तो सभी बच्चे याद रखेंगे अगली बार से कि कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी शीर्ष लंब की बात करेंगे तो हम केवल शीर्षों से देखेंगे कि केवल शीर्षों से कौन सा लंब जा रहा है। ये समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे कि वाई टी क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाई तो इस त्रिभुज का कोई शीर्ष ही नहीं है। त्रिभुज के केवल 3 ही तो शीर्ष होते हैं, तो एस हो गया और डब्ल्यू हो गया और वी हो गया, तो वाई तो इसका कोई शीर्ष ही नहीं है। सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया कि वी आर इसका करेक्ट आंसर क्यों होगा। बहुत बढ़िया, अगर ये आपको समझ में आया है तो हम आज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए अब अगले क्वेश्चन में किसी को भी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, तो अगला क्वेश्चन सभी को सही करना है। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 56। अच्छा, क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आप। इस क्वेश्चन में त्रिभुज डीपीसी की बात की है। इस वाले त्रिभुज में बताना है हमें डीपीसी में, तो केवल आपको डीपीसी त्रिभुज ही देखना है और कुछ नहीं देखना। आपको केवल त्रिभुज डीपीसी देखना है। तो आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए। अगर आपको टाइम लग रहा है तो अपनी कॉपी में बना लीजिए। अगर आपको समझने में कंफ्यूजन है तो आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, अपना टाइम लीजिए, लेकिन एक ही बार में सही से आंसर करने की कोशिश करो। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर करेंगे। हम त्रिभुज डीपीसी की बात कर रहे हैं। त्रिभुज डीपीसी में बताना है आपको कि शीर्ष लंब कौन सा है।
त्रिभुज डीपीसी में बताना है बहुत बढ़िया। इस बार जितने भी बच्चों ने आंसर दिया अभी तक सभी का सही है। मतलब आपने पिछले क्वेश्चन से सीखा है कि अब गलती नहीं करनी है। शीर्ष लंब कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। शीर्ष लंब क्या है? जहां लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बना हो, और माध्य का क्या है? जो कि मध्य बिंदु को मिलाती हो। ये सभी को हमेशा याद रखना है। बहुत बढ़िया, शाबाश। काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, और इस बार अच्छी चीज ये है कि सभी का आंसर सही है। जितनों ने अभी तक आंसर किया सभी का सही है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, लेकिन अभी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। लास्ट 15 सेकंड वेट करते हैं। 15 सेकंड्स आर रिमेनिंग। 15 सेकंड वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। केवल 15 सेकंड बचे हैं। अभी केवल 10 सेकंड और हैं आपके पास। 10 सेकंड और हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। केवल 10 सेकंड्स है। 10 सेकंड्स आर रिमेनिंग। ओनली 10 सेकंड्स। जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ जी, सुशील के नाम से जो भी बच्चा आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है क्या आपका? लास्ट 5 सेकंड और है आपके। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, समय समाप्त। हाँ जी, सुशील के नाम से जो भी बच्चा है। सर जी मेरा फोन स्विच ऑफ होगा जी। अच्छा, आपने किया राहुल सैनी के नाम से? नहीं नहीं आप, जी, मैं जी वो फोन जी, फोन बैटरी लो होगी जी। कोई बात नहीं, बस 5 मिनट की क्लास और बची है, इतना तो चल जाएगा। 2 रह रही जी। कोई बात नहीं, चल जाएगा, आप बस वेट कर लीजिए। ठीक है। हाँ, तो हमें क्या बताना था कि डीपीसी में कौन सा शीर्ष लंब है। अच्छा, इससे याद आया मुझे बैटरी लो से। मैंने ना पहली क्लास में बोला था कि जब भी आप क्लास के लिए आए तो आप अपना मोबाइल चार्ज करके ही आए। समझ रहे हो ना हाँ कि जी, क्या प्रॉब्लम? हाँ, तो आप पूरा चार्ज चार्ज था करके जी। नहीं आए थे। नहीं, 1 घंटे में चार्ज नहीं होता। होगा जी, मैं जल्दी पीजिए जी। नहीं, आपको अब अगली क्लास में याद रखना है कि मोबाइल को फुल चार्ज करके ही क्लास अटेंड करनी है। ठीक है। खेत मत आए थे जी मैम जी। ठीक है, तो हाँ, अब वहां से भी याद रख सकते हो ना। आप उस तरह से थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको चार्ज कर लीजिए। चलिए, त्रिभुज डीपीसी की बात करते हैं। तो पहले हम त्रिभुज डीपीसी बनाते हैं। त्रिभुज डीपीसी में एक तो भुजा ये हो जाएगी, ठीक है। दूसरी भुजा ये हो जाएगी, और तीसरी भुजा ये वाली हो जाएगी। ठीक है, त्रिभुज बन गया डीपीसी। अब इसका एक तो जो शीर्ष है वो पी हो जाएगा, एक शीर्ष डी हो जाएगा, एक शीर्ष सी हो जाएगा। अब इसमें यदि मैं शीर्ष लंब की बात करूं तो मैं क्लियरली देख सकता हूं कि केवल पी से ही सामने वाली भुजा पर लंब जा रहा है, जो कि ये वाला है, और एफ बिंदु पर मिल रहा है। तो जो पी एफ है वो इसमें शीर्ष लंब होगा। वो क्या होगा? इसमें शीर्ष लंब होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि डी से तो कोई भुजा जा ही नहीं रही जो कि सम्मुख भुजा पर लंब डाल रही हो। सेम सी से भी कोई ऐसी भुजा नहीं जा रही जो कि सम्मुख भुजा पर लंब डाल रही हो। ठीक है, केवल पी से जा रही है, इसलिए पी एफ इसका शीर्ष लंब होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये समझ में आया क्या? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, ये समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे ये आपको समझ में आया, यस और नो? सभी बच्चे बताएंगे। सभी को अगर समझ में आया है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम जल्दी से होमवर्क की बात और कर लेते हैं। सभी को समझ में आया है तो अभी आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन अब दिख रही होगी मेरी स्क्रीन। ठीक है, सभी बच्चे वर्कशीट निकालेंगे। सभी बच्चे वर्कशीट निकालेंगे। अगर वर्कशीट है तो सभी बच्चे वर्कशीट निकालेंगे। और त्रिभुज वाले चैप्टर में पेज नंबर 36 है। आपका कुछ अलग हो सकता है, आपका 36 ही हो या हो सकता है अलग हो। इस वाले में आपको कॉन्सेप्ट 4 पर आना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट 4 पर आना है, जिसका नाम है त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका। हाँ जी, अमित लाखेरा के नाम से जो बच्चा आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है क्या आपका? गलती से हो गया जी। कोई बात नहीं, ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। अच्छा, सभी बच्चे पहले होमवर्क की वो कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपके डाउट क्लियर करेंगे। पहले होमवर्क देख लो। चेक कर करो जी। से चेक स्कूल में होगा, किसी भी दिन चेक हो सकता है स्कूल में, ये ध्यान रखना है आपको। तो होमवर्क हमेशा करके रखना है। एक दिन में जी। अब ये नहीं पता, वो आपके स्कूल टीचर पे डिपेंड करेगा।
ठीक है, तो चेक हो सकता है, आपको करने से मतलब है। हाँ, ठीक सभी है। बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्नावली 4.1 करनी है आपको। 4.1 की जी। हाँ, आप पहले म्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, बहुत बढ़िया। प्रश्नावली 4.1, अगर किसी के पास वर्कशीट नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं अभी वापस से देता हूं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे, जिसमें ये भी सॉल्व करना है और ये भी सॉल्व करना है। 5 सेकंड रुक रहा हूं मैं। 5 4 3 स्क्रीन 2 1। मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं, मेरी स्क्रीन दिख रही है। और मुझे तो नहीं दिख रही जी। आप पहले म्यूट कीजिए। नहीं दिख रही है, आपने अनम्यूट कर रखा है। हाँ, स्क्रीन तो दिख रही है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, 4.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2। 5 सेकंड फिर से रुकेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक है, सभी ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको सॉल्व करना है। प्रश्नावली 4.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3। फिर से 5 सेकंड रुकता हूं मैं। 5 4 3 2 1। चलिए अब हम अगली पे आते हैं। हमने शीर्षलंब के बारे में पढ़ लिया है, तो चलिए इसके भी क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 5.1 करनी है आपको। प्रश्नावली 5.1 करनी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये वाला और ये वाला, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 तक रुक रहा हूं मैं। 5 4 3 2 1। ठीक है, ये हो गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन ये वाला और है, ये वाला क्वेश्चन और है, इसको और सॉल्व करना है। मैं फिर से 5 तक रुकूंगा। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। ठीक है, तो आपको कौन कौन सा करना है? प्रश्नावली 4.1 और प्रश्नावली 5.1 हल करनी है। चैप्टर कौन सा है? त्रिभुज वाला, RM07 त्रिभुज या ट्रायंगल। चैप्टर ध्यान रखना है, इस चैप्टर की प्रश्नावली 4.1 और प्रश्नावली 5.1। ठीक है, प्रश्नावली 4.1 और 5.1 हल करनी है। हाँ, अब बताइए, किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। बस क्लास यहीं तक थी। हाँ, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी। ओके, बाय 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 एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय।